नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होके निकलें। और न्यूज का फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको और आपके बच्चों को सबको समझ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं रोज की तरह कि पाठशाला में आज कौन कौन सी क्लासेस लगने वाली हैं। सबसे पहले यूक्रेन को भिड़ाकर भाग जाने वालों की क्लास लगाऊंगा। यह आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। इस दुनिया में कौन ईमानदार है और कौन नहीं, कौन भरोसे के लायक है कौन नहीं, इसको समझना जरूरी है। यूक्रेन और रूस की बात तो सब कर रहे हैं। जो खबर हम बताएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको बताएंगे आज की इस क्लास में कि यूक्रेन को बचाने के लिए, रूस से बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। यह हम क्यों कह रहे हैं, इसका चैप्टर भी खोलेंगे। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस को 5000 एटम बम क्यों लौटाए थे और उन एटम बम को लौटाने की वजह से आज यूक्रेन पर क्या बीत रही है, यह बताऊंगा। और एक युद्ध की कीमत समझाने वाली क्लास लगेगी क्योंकि जब तक युद्ध हो नहीं जाता लोगों को लगता है ये तो हवाई बात है, ऐसे ही बोल रहे हैं, होगा नहीं। लेकिन जब होता है तो एक युद्ध से कैसे दुनिया बर्बाद होती है, तबाह होती है, उसका दंश झेलती है, यह भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। रूस और यूक्रेन भिड़े हुए, युद्ध चल रहा है, गोले गिर रहे हैं, फाइटर जेट्स आसमान में नजर आ रहे हैं, लोगों की चीख सुनाई दे रही है। और वो लोग जिन्होंने यूक्रेन से कहा था तुम भिड़ो भिड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वो सब नदारद हो गए। और सब कर क्या रहे हैं, कड़ी निंदा। अरे कड़ी निंदा का क्या कीजिएगा, वहां लोग मर रहे हैं और आप कड़ी निंदा का ज्ञान बांट रहे हैं और सब कड़ी निंदा ही करते रह जाएंगे। यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आएगा। नेटो चीफ की बातों से आप अंदाजा लगा लीजिए, जिन्होंने कहा है कि हम पहले ही नेटो सैनिक बढ़ा चुके हैं और लगातार सैनिक बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन में नेटो के सैनिक नहीं है, यूक्रेन में नेटो सैनिक भेजने का प्लान भी नहीं है हमारा कि हम वहां सैनिक भेजेंगे। रूस को इस हमले की भारी आर्थिक और राजनैतिक कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन वहां पर लड़ाई लड़ रहा है फाइटर जेट्स के साथ, तोप के गोलों के साथ, बम फट रहे हैं। और नेटो जो दुनिया भर को ज्ञान देती रही कि हम मिलकर लड़ेंगे, हमारे साथ जो भी होगा हम सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे, वो कह रही है हम आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकवाएंगे रूस के साथ। वहां लोग अपनी जान गंवा के कीमत चुका रहे हैं और आप आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं। निंदा खेल रहे हैं। मतलब नेटो ने साफ कर दिया ना भाई कि यूक्रेन को सीधा सैन्य सहयोग नहीं मिलेगा। रशियन आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव से मात्र 15 मिनट की दूरी पर एक शहर है होस्टोमेल, उसका एयरपोर्ट घेर लिया है। रशियन एयरफोर्स के Mi-8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने होस्टोमेल शहर के एंटोनोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और ये तस्वीरें उसी जो Mi-8 आपको दिख रहा है रशियन हेलीकॉप्टर, उसकी तस्वीर है। और ये वही जगह बताई जा रही है जिसे रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया और लोग निंदा खेल रहे हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने भी इसको कंफर्म कर दिया। इस इलाके में राजधानी कीव तक जाने में महज 15 मिनट का वक्त लगता है। मतलब यूक्रेन की राजधानी से रूस कितनी दूर है, मात्र 15 मिनट की दूरी पर उसके सैनिक हैं। और इसी से आपको रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्लान का अंदाजा भी लग जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं। एक जवाबी एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या ज्ञान दिया सुन लीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले से होने वाली मौतों और तबाही का जिम्मेदार सिर्फ रूस है। अरे भाई तो और कौन है? हमने थोड़े ही बोला कि वो ईरान, इराक और पाकिस्तान है। अरे वहां मौत हो रही है रूस के हमले से तो रूस ही जिम्मेदार होगा। आपने कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया? आप क्या करोगे ये बताओ ना। दुनिया भर में सबको फंसा के ये देश जो है वो निकल लेता है।
यह अमेरिका का हिसाब रहा है पुराना। अमेरिका और उसके सहयोगी देश एकजुट होकर निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे। अरे कब देंगे? कीव से 15 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट है, वहां कब्जा कर लिया रूस ने। ये अभी जवाब देंगे, अभी सोच रहे हैं हम जवाब देंगे, अभी नहीं, कब देंगे बताएंगे। अच्छा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो क्या बोल रहे हैं? यूक्रेन पर हमला करके राष्ट्रपति पुतिन ने खून खराबे और तबाही का रास्ता चुना है। ब्रिटेन और सहयोगी देश इसका निर्णायक जवाब देंगे। हम अपने देश की रक्षा करेंगे। आप अपने देश की तो कर ही लोगे, उसकी रक्षा करके दिखाओ ना, जिससे वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग ऐसे दोस्त हैं कि आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि जाओ जाओ लड़ो लड़ो, और जैसे ही उधर से लपड़बाजी शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, पलट के देखिएगा तो एक नजर नहीं आ रहा, दूर से कह रहे हैं हम निंदा करते हैं कि तुमको थप्पड़ मारा गया। अरे ऐसे दोस्त होते हैं क्या? उसको भिड़ा दिया यूक्रेन को और पीछे से कट लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने हमले की निंदा की और कहा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के रूस के फैसले का विरोध करते। कर लीजिए विरोध, रूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रूस को तुरंत अपने सैन्य अभियान को रोकना चाहिए। हां, डर गया रूस, कह दिया आपने, वो डर गया। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज ने कहा है कि यह यूक्रेन और यूरोप के लिए ब्लैक डे है। आप ना बताते तो हम सोचते गोल्डन डे। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। वाह, आप नहीं बताते तो दुनिया तो ताली ठोक रही थी रूस के लिए। ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं ये लोग कि पारा गर्म हो जाए, दिमाग लहर जाए कि ये लोग दुनिया में अपने आप को बड़ा बड़ा देश बताते हैं। और रिएक्शन सुन लीजिए इन लोग। अच्छा, रूस ने एक दिन में तो किया नहीं, सबको दिख रहा था कि ये सब चल रहा है। रूस खुलेआम ऐलान करके यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया के ताकतवर देश कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ ज्ञान देने के अलावा और निंदा करने के अलावा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि वो पुतिन की हरकतों को अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सुनिए एक बार उनको। This morning I spoke to President Zelensky of Ukraine to offer the continued support of the UK, because our worst fears have now come true and all our warnings have proved tragically accurate. President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. He's attacked a friendly country without any provocation and without any credible excuse. Innumerable missiles and bombs have been raining down on an entirely innocent population. A vast invasion is underway, by land, by sea, and by air. We cannot and will not just look away. Today, in concert with our allies, we will agree a massive package of economic sanctions designed in time to hobble the Russian economy. Our mission is clear. Diplomatically, politically, economically, and eventually militarily, this hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बातें हो रही हैं। इनको लगता है कि रूस आर्थिक प्रतिबंध से डरा हुआ है। उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये करूंगा तो आर्थिक प्रतिबंध लगेगा या नहीं। वो शर्मा जी का लड़का चिंटू है कि बेड से एक पैर उतारा तो मार दूंगा लपड़, अरे उतार दिया। दूसरा उतारा तो मार दूंगा लपड़, अरे वो दोनों उतार दिया। अब यहां से अगर बाहर खेलने गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो चला गया बाहर खेलने। आप धमकाते रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप देखिए, जब भारतीय समय के अनुसार आप देखिएगा किस तरह से हमला हुआ है। भारतीय समय में जब आप सुबह उठे होंगे, भारत में उस वक्त बज रहे थे करीब 8:28। 8:28 AM ये भारत का समय हो रहा था जब रूस ने हमला किया। 8:28 पर भारत में। यूक्रेन में उस वक्त कितना बज रहा था? यूक्रेन में उस वक्त बज रहा था 5 AM, सुबह के 5 बजे। लोग उठे भी नहीं थे ढंग से, हालांकि इस खौफ में क्या सोए ही होंगे, लेकिन सुबह के 5 बजे वहां हमला हो गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रात के करीब 9:07 हो गया। अभी भारत में कितना बज रहा है? 9:07। यानी करीब आप मान के चलिए कि 13 घंटे हो चुके हैं, लगभग 13 घंटे, थोड़ी देर में हो जाएंगे 13 घंटे।
अरे करना होता तो 13 घंटा कम था। अमेरिका ज्ञान दे रहा है, ब्रिटेन बैठ के ज्ञान दे रहा है, जर्मनी ज्ञान दे रहा है, फ्रांस ज्ञान दे रहा है, हम निंदा करते हैं। 13 घंटे से तुम लोग निंदा कर रहे हो जी, हैं? और ये वो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जिन्होंने चढ़ाया था यूक्रेन को। जय लड़ो ना, हम है ना। इन पे भरोसा किया जा सकता है क्या? जिसको एक्शन लेना होता है वो सिर्फ बात नहीं करता। 13 घंटे बहुत होते हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है, सबको पता था रूस क्या कर रहा है। अगर इतना ही था तो 13 घंटे में चढ़ जाते, आप भी तैयारी किए होते। सैटेलाइट फोटो खेल रहे थे, हम देख रहे हैं, तुम वहां पे अपनी फौज ले जा रहे हो। अरे ले ही जा रहे हो, कर भी दिया वो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई यूक्रेन को बचाने नहीं आएगा। 13 घंटा कम था बचाने के लिए। अच्छा, पुतिन का प्लान क्या है आपको समझना चाहिए। पुतिन का असली मकसद है कीव को घेरना, जो यूक्रेन की राजधानी है और वहां करीब 30 लाख की आबादी रहती है। अगर अब आप इस मैप को देखेंगे, इस तरफ यहां पर रशिया है, ये पूरा हिस्सा आप रशिया का देख रहे हैं, और ये यूक्रेन है। यहां अगर बगल में देखिएगा रोमानिया, बुल्गारिया, बेलारूस, पोलैंड, लिथुआनिया, और यहां पर ब्लैक सी है और क्रीमिया है। अब इस मैप को क्लोज वाले शॉट से दिखाइए। इस मैप को जब आप देखेंगे, रूस कोशिश कर रहा है कि इसको चारों तरफ से घेर ले, और इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वोलोडाइमर ज़ेलेंस्की, जब घिर जाएंगे तो कोई चारा नहीं रहेगा। तो इसलिए वो क्या करेंगे, पुतिन को उम्मीद है कि कीव को घेरने पर बिना ज्यादा संघर्ष के ज़ेलेंस्की सरेंडर कर दे। भाई जब घिर गए यहां पर और कुछ दिखेगा नहीं तो क्या करेंगे, सरेंडर ही करेंगे ना भाई, और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहां कीव को घेर लो, ये राजधानी को घेर लो, यहां गिरा गया, हो गया, राजा अपने आप सरेंडर कर देगा, जैसे पुराने जमाने में होता था। रूस के हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव में भगदड़ जैसे हालात हैं। सुबह से कीव की सड़कें गाड़ियों से पटी पड़ी, जाम लगा हुआ है। ये तस्वीर देखिए आप, लोग शहर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, परेशान हो गए। क्या करेंगे भाई, ऊपर फाइटर जेट घूम रहा है, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कैसे पूरा जाम लगा हुआ है। ये सुबह सुबह की तस्वीर है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनहरी सड़क हो। सुनहरी नहीं है, सुबह 5 बजे जब हमला हुआ तब इस तरीके से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग निंदा कर रहे हैं। अरे निंदा तो आपकी होनी चाहिए, लोगों को लटका के छोड़ दिया। बेलारूस के रास्ते से रशियन टैंक कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। बेलारूस से कीव सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर। अच्छा, ये जब देख रहा था तस्वीरें ना, तो ऐसे दिमाग में घूम रहा था कि अफगानिस्तान को याद कीजिए क्या हुआ। 6 महीने पहले की बात है, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश सिर्फ मुंहबाजी करते रह गए, बोलते रह गए, अरे अभी नहीं होगा। तब अमेरिका ने क्या कहा था आपको याद है, तालिबान को पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में 90 दिन लगेंगे, गिन के बैठे थे। उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन तालिबान के आतंकी 1 महीने के अंदर काबुल में घुस गए थे। यह अमेरिका का दुनिया को धोखा देने का तरीका है, क्योंकि खुद वहां से निकल लेना था, कट लेना था, तो दुनिया को बोल के जाओ अरे 3 महीना कुछ नहीं हो रहा, 1 महीना में कांड हो गया। तालिबान के हमले के बाद तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। वही हाल अब यूक्रेन का होगा। हालांकि हम रूस और तालिबान की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैसे माहौल वहां पर बना, और कैसे अमेरिका जैसे देश, बड़े बड़े देश सिर्फ बातें करते रहे। आज वो जो वहां हुआ अफगानिस्तान के अंदर, वैसे ही हालात यहां हैं। सवाल यह है कि नेटो देश यूक्रेन पर साफ बात क्यों नहीं कर रहे। मन में आपके भी आ रहा होगा ना कि इतना चढ़ाए यूक्रेन को कि चिंता मत करो हम हैं, चिंता मत करो हम हैं, चिंता मत करो हम हैं, तो एक्शन से कतरा क्यों रहे भाई। उसकी पहली वजह यह है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था खराब है। कोई भी देश किसी और के झगड़े में उतरने से पहले 10,000 बार सोचेगा, क्योंकि अपने घर में खिलाने, सुलाने, उठाने, बचाने, नौकरी देने, सबकी दिक्कत है सबको कोरोना के संकट काल के बाद। और आप रशिया की प्लानिंग देखिए, उसको पता था कि अगर मैं घुसूंगा, अगर मैं यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश करूंगा,
तो ये लोग कोई नहीं आएंगे, सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी चिंता होगी कि भाई मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं है, उसके लिए कौन जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा और पैसा खर्चा करेगा। तो बड़ी वजह है कोरोना के बाद नीचे गई हुई अर्थव्यवस्था। दूसरी वजह, 6 महीने पहले ही अफगानिस्तान संकट से अमेरिका बाहर आया है। इतनी जल्दी वो अपनी सेना को किसी और युद्ध में उतारने से हिचक रहा है। तीसरी वजह, यूक्रेन में रूस को ऑपरेशनल एडवांटेज है। अगर अमेरिका उतरेगा भी तो उसके लिए आसान नहीं होगा, रूस वहां उस पर 20 पड़ेगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों की हालत क्या आपको पता है? सबसे बड़ी वजह यह है, अमेरिका की देख लीजिए, यूएस की जो अर्थव्यवस्था है, यहां महंगाई जो है अमेरिका के अंदर वो 40 साल का रिकॉर्ड बना रही है अमेरिका के अंदर। ये कोरोना की वजह से हुआ है। ब्रिटेन में महंगाई, अगर आप देख लीजिए यूके, यहां पर महंगाई 30 साल का रिकॉर्ड। इतनी महंगाई वहां कभी रही ही नहीं। लोगों की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है। 2020 में अमेरिका की जीडीपी देख लीजिए, 9% की गिरावट आ गई थी नीचे। 1947 से अब तक 3% से ज्यादा गिरावट कभी अमेरिका में आई नहीं जीडीपी में। इस बार 9% की आ गई। अप्रैल 2021 तक अमेरिका में 91 लाख लोग, अमेरिका का बता रहा हूं, 91 लाख पीपल बेरोजगार हो गए। यह था कोरोना का इफेक्ट। 2020 में ब्रिटेन की जीडीपी में, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, 9.9% की गिरावट आई थी कोरोना की वजह से। यहां 8 लाख लोग बेरोजगार, 8 लाख बेरोजगार हो गए। और ये सारी बातें रशिया देख रहा था, समझ रहा था, और उसके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग थी। कौन करेगा भाई? महंगाई चरम पर है, एक और युद्ध में उतर गया अमेरिका, लोग बाप बाप करेंगे। यूके की हालत ऐसी है कि बेरोजगारी पहले ही चरम पर है। कौन कहेगा? बेरोजगार पूछेंगे कि हम यहां रोजगार करेंगे, वहां लड़ने जाएं भाई। ये सारी बात रशिया जानता था, ये बात ये भी जानते थे, लेकिन इतना बड़ा ईगो है कि हम तो देश के, दुनिया के भाई, अमेरिका हैं, ब्रिटेन है, हम कैसे मान लेते कि हमारे बस का नहीं है? तो बोलते रहे। अब जब वहां घुस गए वो लोग, तो पीछे से अभी 13 घंटे से कह रहे हैं आ रहे तुम लड़ो, आ रहे हैं तुम लड़ो। यही वजह है कि पुतिन ने बिना किसी हिचक के यूक्रेन में सेना उतार दी। पुतिन अब भी सबको धमका रहे हैं कि कोई दखल देगा तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कोई युद्ध में वो आएगा ही नहीं। सुनिए एक बार उनको। Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и मूजस्वенно исполнят свой долг. तो रूस वाले भैया कह रहे हैं कि हम जो है आत्मरक्षा में ये कर रहे हैं। सोचिए कितने डरे हुए होंगे बेचारे, आत्मरक्षा में यूक्रेन पे चढ़ाई कर दिए। लेकिन यही डरे हुए भैया जो हैं वो दुनिया को कह रहे हैं कोई आना नहीं, वरना सबकी बखिया उधेड़ देंगे।
कैसे डरे हुए हो भाई? दुनिया को धमका रहे हो और खुद डर के मारे ये सब कर रहे हो, कह रहे हो। बिना किसी सहयोग के अकेले यूक्रेन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ये भी बता देता हूं। रूस के सामने यूक्रेन की ताकत क्या है सुन लीजिए। रूस के पास 9 लाख सैनिक, यूक्रेन के पास मात्र 2.5 लाख। रूस के पास 20 लाख रिजर्व फोर्स, यूक्रेन के पास 9 लाख रिजर्व फोर्स। रूस के पास 12,420 टैंक है, यूक्रेन के पास क्या है? मात्र 2,500, 2,596 टैंक। रूस के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, यूक्रेन के पास क्या है? 34 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान है, यूक्रेन के पास 98 हैं। रूस के पास 30,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यूक्रेन के पास मात्र 12,000। रूस का रक्षा बजट ही $61 अरब का है, यूक्रेन का रक्षा बजट मात्र $6 अरब का है। यह फर्क है दोनों देशों के बीच। यूक्रेन की सेना की कमजोरी क्या है? यूक्रेन की सेना के पास ज्यादातर सोवियत के जमाने के पुराने हथियार और उपकरण। ऐसे पुराने हथियार और उपकरणों से रशियन जनरल अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हालांकि पिछले 1 साल में यूक्रेन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया है और उसने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल लिए हैं, ब्रिटेन से शॉर्ट रेंज के एंटी टैंक हथियार लिए हैं, टर्की से TB2 अटैक ड्रोन लिए हैं। लेकिन इतने नहीं ना है कि आप रूस से भिड़ जाइए। रूस से दुनिया हथियार खरीद रही है, भारत हथियार खरीद रहा है, तो सोचिए रूस की क्या कैपेबिलिटी है। आप दूसरों से बाहर से खरीद रहे हैं और वो भी कम है। आज जिन लड़ाकू विमानों से रूस यूक्रेन पर बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, वो कभी यूक्रेन के पास थे। ये सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन यूक्रेन के पास एक वक्त ऐसा था जब एटम बॉम्ब भी था। 1990 से 1991 के बीच जब सोवियत संघ से टूटकर रूस यूक्रेन समेत 15 देश बने थे, तब उसके न्यूक्लियर हथियारों की कस्टडी बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन के पास थी। मतलब रूस के एटमी हथियार यूक्रेन के पास होते थे। इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन के पास ही थे। बेलारूस और कजाकिस्तान ने तो न्यूक्लियर हथियार रूस को सौंप दिए, लेकिन यूक्रेन के न्यूक्लियर हथियारों पर लंबी बातचीत चली। तब यूक्रेन के पास 5,000 एटमी बॉम्ब का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भंडार था। इनमें 3,000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो बड़े सैन्य बेस को टारगेट करने के लिए बनाए गए थे। 2,000 ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो बड़े शहरों को टारगेट कर सकते थे। तब यूक्रेन से यह कहा गया, तुम्हारी तो आर्थिक हालत ऐसी नहीं है, तुम कैसे इतने बड़े बड़े बम को स्टोर करके रखोगे, मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। यूक्रेन बेचारा सीधा, उसको लगा कि हाँ ठीक ही कह रहे होंगे भाई लोग, वो इन एटम बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इनका फायरिंग कंट्रोल तो रूस के पास होगा। उसने ये नहीं सोचा कि रूस भी तो नहीं कर पाएगा, जब बॉम्ब इधर होंगे वो फायरिंग कंट्रोल से क्या करेगा। लेकिन यूक्रेन ने बेचारे ने दिमाग नहीं दिया, वो धोखा खा गया। 1994 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ और इन्होंने यूक्रेन को अपने न्यूक्लियर हथियार नष्ट करने के लिए तैयार कर दिया। तब यूक्रेन के पास रूस से ज्यादा 80 लड़ाकू विमान थे। तब यूक्रेन के पास 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। तब यूक्रेन के पास 1000 क्रूज मिसाइल थी। लेकिन यूक्रेन ने लड़ाकू विमान, मिसाइलें सब रूस को दे दी। बदले में यूक्रेन को क्या मिला होगा सोचिए? भरोसा। सिर्फ यूक्रेन को भरोसा दिया गया कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन कोई भी यूक्रेन के लिए खतरा नहीं बने। और आज वो भरोसा जो यूक्रेन को दिया गया था, जब यूक्रेन उठाकर देखता है तो देखता है उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई। अब उस भरोसे का स्क्रैच कार्ड रगड़ता रह जाए, अंदर कुछ नहीं निकल रहा। अमेरिका सिर्फ बोल रहा है मदद करूंगा, ब्रिटेन ज्ञान दे रहा है और रूस चढ़ाई कर चुका है। अगर यूक्रेन ने वो हथियार न दिए होते, एटमी हथियार उसके पास होते, ये हिम्मत नहीं करता रूस। ये होती है दुनिया की व्यवस्था। विश्वास कीजिएगा और खुद को कमजोर बनाइएगा तो सब धोखा देकर चढ़ जाते हैं। रूस की तुलना में यूक्रेन के पास सैनिक कम, इसलिए उसने उन पूर्व सैनिकों को युद्ध के लिए बुलाया है जिन्हें पूर्वी इलाके में युद्ध का अनुभव है। यूक्रेन के पास पूर्व सैनिक कितने हैं? अब सोचिए, जो पुराने सैनिक हैं यूक्रेन के, वो बेचारा उनसे कह रहा है कि आओ तुम लड़ लो। पूर्व सैनिक जो हैं
वो यूक्रेन ने करीब 3 लाख बुलाए हैं। 3 लाख, ठीक है, सैनिक हैं, लेकिन हैं तो पूर्व। इसके अलावा यूक्रेन ने कहा है कि जिन जिन लोगों को भी बंदूक चलाना आता है, अनुभव है थोड़ा बहुत, सेना में आ जाइए। कुछ लोग गए भी हैं। अब जब सब देश छोड़ के भाग रहे हैं, शहर छोड़ के भाग रहे हैं, कौन बंदूक चलाता है ये बताने जाएगा। रूस की ग्राउंड फोर्स वो कहां है उसको भी समझिए। यूक्रेन के बॉर्डर पर, यूक्रेन बॉर्डर पर करीब करीब रूस के 1.5 लाख सैनिक हैं। 1,50,000 सैनिक बॉर्डर पर हैं। यहां ये 3 लाख पूर्व सैनिक बुला रहा है, यहां इन्होंने 1.5 लाख तो सिर्फ बॉर्डर पे खड़े किए। अच्छा, यूक्रेन के 2 शहर हैं, एक है डोनेस्क और दूसरे का नाम है लुहांस्क। इसमें 34,000 हथियारबंद अलगाववादी अलग है रूस की। यानी कुल मिला लीजिए तो 1,84,000 तो ऐसे ही हो गए, प्लस 50% एयरफोर्स को तैनात किए हुए। अब बताइए कैसे भिड़िएगा, कैसे भिड़िएगा पूर्व सैनिकों के साथ और पुराने हथियारों के साथ। एटम बम तो दे आए दूसरों के वादे पर। 2003 के इराक युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी लड़ाई। आपको याद दिलाता हूं, 2003 का साल था जब इराक युद्ध हुआ था, सद्दाम हुसैन वाला, याद है ना? वहां भी अमेरिका घुस गया था। अमेरिका और सहयोगियों की फोर्स थी यूएस प्लस इनकी फोर्स थी 1,75,000 की सैनिक वहां पर थे। और इस वक्त अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो यूक्रेन वाला मसला चल रहा है, यूक्रेन और 2022 की हम बात कर रहे हैं, इसमें रूस की ग्राउंड फोर्स कितनी है? रूस की है 1,84,000 सैनिक जो है वो ग्राउंड पर हैं। और अभी तो शुरुआत है। कहां 1,75,000 सैनिक से यूएस प्लस एलाइज ने लड़ी थी युद्ध, इराक का युद्ध, और यहां अकेले रूस के 1,84,000 सैनिक है। तो सोचिए कितना बड़ी तैयारी के साथ रूस उतरा है। रशियन आर्मी ने, आपको एक मैप दिखाता हूं, रशियन आर्मी ने यूक्रेन में दाखिल होने के लिए कौन सा रूट चुना, इसको समझिए। जैसे डोनबास है, अब ये आप यूक्रेन को देख रहे हैं, कैसे यूक्रेन में रशियन आर्मी दाखिल हुई। तो अगर आप देखेंगे इस मैप में, ये है डोनबास, लुहांस्क और डोनेत्स्क। ये जो इलाके हैं, यहां टैंक्स के साथ आर्मी को खड़ा किया गया है। अच्छा, अगले ये जगह है मारियुपोल, यहां टैंक्स के साथ आर्मी खड़ी है। खार्किव, यहां पैरा ट्रूपर्स की एंट्री करा दी गई, मतलब ऊपर से गिरा दिया गया कि चलो तुम पहुंचो। उसके बाद है क्रीमिया, यहां टैंक्स के साथ आर्मी को खड़ा किया गया। हर जगह टैंक खड़ा कर दिया। अच्छा, मैं इस पर और जानकारी दूं इससे पहले विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मान लिए चलता हूं। Following the developments over the last few days, so today we have had the privilege of having with us Foreign Secretary Shri Harshvardhan Shringla to talk to us about our primary focus of the government today, which is on the safety and security of the Indian nationals and their evacuation from Ukraine. I will request Foreign Secretary sir to make few brief opening remarks, and after that we'll take some questions. So over to you, sir. Namaskar and good evening. Thank you for joining us at this late hour. You have all seen the sudden and serious developments in Ukraine today. As we speak, there is a meeting of the Cabinet Committee on Security, chaired by the Prime Minister in session, to take stock of this situation. Prime Minister has conveyed at the CCS meeting that the topmost priority of the government is the safety and security of Indian nationals, including Indian students, and their evacuation from Ukraine. Prime Minister is scheduled to speak to the President of Russia, Vladimir Putin, shortly. External Affairs Minister will be speaking to the foreign ministers of the countries neighboring Ukraine, namely Poland, Romania, Slovakia, and Hungary.
Earlier this evening, he also spoke to the EU High Representative as well as the Foreign Minister of the UK. A number of steps have been taken over the last month or so to deal with the emerging situation in Ukraine, including the contingencies that could arise, and I'm referring to the situation as we see today. We started the registration of Indian nationals in the Ukraine about a month ago. Our embassy anticipated the need to connect and be in contact with all Indian students in the Ukraine. Based on the online registration process that was conducted by our embassy, we found that there were close to about 20,000 Indian nationals, including students in the Ukraine. Of these, about 4,000 have since left the country. We have taken a number of measures to facilitate flights out of the country. This includes removing the cap on the number of passengers that could fly out of Ukraine that was imposed by the civil aviation authorities of both countries. There was a 440 numbers that could fly out every week. That cap was removed. We also ensured that the number of flights were augmented rapidly from about twice a week to about 2 flights a day. And that enabled us to get at least 4,000 of our citizens and students out. We should also remember that there were a number of other options available through flights to Dubai and Istanbul and other places from Kyiv. Our embassy in Ukraine continues to be functional, is rendering all assistance possible to Indian nationals there, notwithstanding the fairly complicated and evolving situation that we find ourselves in. The embassy has issued a number of advisories in recent days. Today itself, the embassy has issued 3 advisories, and these provide advice to Indian nationals on the situation as it evolves, travel towards safer places, including western parts of the country that will facilitate the exit by road and other means, safety precautions that our citizens could take, etc. Our ambassador has also sent a personal message to all Indian citizens in Ukraine, providing advice. We are consulting universities, student contractors in the process of providing for the welfare and safety of our students. A control room has been set up in MEA. Now this control room has been functional for the past 7 or 8 days, but we have seriously augmented the strength. We have over 20 officers that are manning these control rooms, this control room in the Ministry of External Affairs on a 24/7 basis. Just to give an example, till now and just today, we have answered 980 calls and dealt with some 850 emails that were sent to this control room. Our embassy in Kiev has also set up a helpline, 24/7 helpline center. The other measure that we have taken is that we have dispatched Russian-speaking officers to Kiev and to the countries neighboring Ukraine. Russian-speaking because the language there is Russian. If you're not Russian-speaking, your utility is far more limited. Some of these officers are already reached and are functioning. Some will be reaching shortly. We've also asked our embassies, our ambassadors in the countries neighboring Ukraine, and I mentioned these, Poland, Romania, Slovakia and Hungary, to send teams of their officers to the border areas with Ukraine to facilitate the exit of Indian nationals from Ukraine, to permit them to come into their countries, so where they can be safely evacuated back to India. And MEA teams are on their way as we speak to Zahoni border post in Hungary, Krakwiers land border in Poland, Pisny Nemke in Slovak Republic, and Suceava land border in Romania. We have also asked some of our officers to go across and set up camp offices in Ukraine, close to the border. 2 of the places we have identified are Lviv, which is close to Poland, and Chernivtsi, which is close to Romania. And here, I think, will be sort of facilitation points. Now, our embassy has
it's a very complicated, very evolving situation. It's obviously, certain areas there's conflict. We can't have a single sort of advisory that fits all situations. We have to evolve. We have to see where we are and how and which part of the country you're located and what the situation is. Generally, if we are advising that if you find yourself in a certain difficult situation, then you should remain in secure areas and shelters, etc. If you can, you move westwards towards the borders with some of the countries I mentioned. And these advisories will be continuously issued. These helplines are for that purpose, so that depending on the situation, that advice can be given. One important step that we have taken, because a number of our students were reluctant to leave because the authorities, university authorities had said that the classes must be offline. We have now persuaded all the universities and institutions to allow online classes, and therefore students can actually leave without having to face the strain of not being able to or missing out on their classes. As I said, the situation on the ground is difficult and is rapidly evolving. I want to take this opportunity to assure all Indian citizens, including students in Ukraine and their family members, that we will take all possible steps to bring you back safe and sound, bring your wards back safe and sound. Prime Minister has specifically stated that the Ministry of External Affairs should do everything possible in coordination, of course, with other ministries involved to ensure that facilitation on the lines that I discussed, helplines, control rooms, officers available, shelters, accommodation, facilitation in every manner is done for our citizens. We, of course, had a few citizens outside our embassy also. I'm told that at least all of them, I'm talking about numbers of 200 to 250 of our citizens, have been accommodated in schools in the area. The embassy has been asked to facilitate their requirements, and depending on the situation, we will have them evacuated westwards. As you know, this government has been very focused when it comes to the welfare of Indian citizens in difficult situations around the world. We have had a lot of experience in facilitating and arranging such evacuations. The Vande Bharat mission, which is the largest repatriation exercise of its kind, was undertaken during the peak of COVID times. More recently, we had Op Devi Shakti, which is involving the evacuation of Indian nationals from Afghanistan, from a conflict situation. We will obviously have to take into account that every situation presents its own challenges, and we have to deal with it accordingly. So perhaps I'll stop here and see if there are any questions. Thank you very much. I'm sure there are a lot of questions. Please introduce yourselves before taking the questions. Maybe I'll start with you right here. I saw your hand go first, and then we'll... Sir, I'm Akhilesh Suman from Sansad TV. Russia and the US, both our strategic partners, and in this point of time, are we playing any role talking to both US and Russia to stop the war and create a situation when there can be a congenial atmosphere in the region? Take a few more. A couple of more. Yeah, please. Come back. So would you like to make any comments on the sanctions being imposed on Russia? Does that bring more difficulty for us as far as our military acquisitions are concerned? Thank you. Nainima from Ukraine. So my question is regarding India's consistent position when it comes to countries' territorial sovereignty regarding this invasion. A country's territorial sovereignty is being violated. What does New Delhi has to say on that? I'm Siddhant from Beyond. And you, fourth. Meghna from DD News. Sir, some states have also set up control rooms. So is the MEA coordinating with the state control rooms as well? Where do those people who reach out to state control rooms, does it reach the MEA? How does it work? I'll take one last one. Okay. I'll come back to it. So Hasini Heather from the Hindu Foreign Secretary. We know that, as you said, there have been conversations between the EAM, the European Union counterparts, the UK as well. I wanted to just touch on Nainima and Siddhant's questions on the UN Security Council resolution that the US says it is going to bring. Has India seen a draft of the resolution that is coming about?
So far, India has the statements India has made have not criticized Russia, have referred to legitimate security interests of all parties, and has not actually affirmed the territorial integrity of Ukraine. So I just wanted to know if India's position on any of these is likely to change given this UNSC resolution. So let us start with Akhileshji's question, which is, whether we are playing any role with our strategic partners. It is true that India has maintained the best of relations with all countries concerned, whether it's the United States, whether it's Russia, or whether it's the European Union. We have been in touch with all parties concerned, as you can imagine, both as a member of the Security Council, as a country with a lot at stake in that region, as a country with so many of its citizens in a vulnerable zone. We have been in close touch with all concerned. External Affairs Minister was in Europe recently, where he's had a number of meetings with his interlocutors. This evening, as I said, Prime Minister will be speaking to President Putin. External Affairs Minister himself has spoken to a number of ministers from the European Union, and will be speaking to those ministers, those of his counterparts who are from neighboring countries, which is very important, primarily for our own citizens and their safe evacuation out of Ukraine. So our focus in the UN Security Council has always been on de-escalation of tensions, on diplomatic dialogue as the only way forward, and we've also emphasized on the existing agreements, the Minsk agreements, the Normandy format. We've also obviously placed the highest importance to the safety and security of our nationals in the Ukraine in our statements in the UN Security Council. And so in all of this, I think we have, as I said, maintained that people need to talk to each other, the parties need to be engaged, and if there's anything that we can do to facilitate that engagement, we are more than happy to do. And I think, as we go along, we will try and be as helpful as possible. Nayanima's question on sanctions on Russia, you're aware that certain unilateral sanctions were already existing as far as Russia was concerned. Some additional sanctions have been imposed by the United States, by the EU, by Australia, Japan, the UK, among others. But this is an evolving situation, as I said, and we have to see what sort of impact these sanctions will have on our own interests. Clearly, we need to study this carefully, because any sanctions will have impact on our existing relationship. I think it would only be correct to acknowledge that factor, but the actual impact of the sanctions needs to be studied carefully, and we will do that. Siddhant, I think you spoke about a country's sovereignty. I think that question was also asked by Suhasini when you talked about our position in the Security Council, the possibility of a UNSC resolution that would be tabled on the evolving situation. We have seen a draft resolution. I'm told that that would undergo considerable changes. We will wait to see the shape that this resolution takes before we can pronounce ourselves on the position that we would take on this issue. So it is, as I said, an evolving situation both on the ground and in the United Nations. We are at the cutting edge of many of the issues, many of the areas where these issues will be discussed and will be considered by the international community, and we will certainly play our due role in that regard. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे, और एमईए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 बड़ी अहम बातें कही गई हैं। पहली बात यह कि जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं उनको निकालना प्राथमिकता है। भारत अपने लोग वहां भेज रहा है जो इन लोगों को निकाल कर लाएंगे। एक-एक भारतीय को वहां से सुरक्षित निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, सबको सुरक्षित निकालिए। दूसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि रूस पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, अलग अलग देशों ने लगाए, प्रतिबंध लगाए हैं, उसको भारत अभी देख रहा है
और भारत के खुद के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा उसको देखते हुए निर्णय लेगा। यानी भारत किसी के साथ अभी जा रहा है ऐसा नहीं है। भारत तटस्थ रहकर अभी स्थिति को देख रहा है और यह भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ेगी बातचीत से यह मसला सुलझना चाहिए और मसले को सुलझाने के लिए भारत की मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी तो वो भी भारत करेगा। तो इस पूरे मामले में भारत की नजर बनी हुई है। लेकिन मैं आपको समझा रहा था कि कैसे रूस जो है वो यूक्रेन में दाखिल होने के लिए कौन सा रूट चुन रहा है उसका मैप मैं आपको समझा रहा था। अब जरा दिखाता हूं, इसको जरा जूम करके दिखाइए कि किस रास्ते से रूस जो है वो दाखिल हो रहा है। जरा इसको देखिए, ये यूक्रेन हो गया यहां पर जिसको आप देख रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो पहले तो ये डोनबास, लुहांस्क और डोनेत्स्क, यहां पर टैंक भी है, आर्मी भी, दोनों मौजूद। इसके बाद अगर आप देखेंगे बेलारूस है, यहां पर टैंक्स भी मौजूद हैं और आर्मी भी मौजूद है। ये बेलारूस से यहां से एंट्री हो सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे खार्किव का इलाका है, ये वाला, यहां से आप पैरा ट्रूपर्स की एंट्री करा सक रहे हैं। उसके बाद मारियोपोल है जो यहां पर है, यहां से टैंक्स के साथ आर्मी है। क्रीमिया यहां पर है, यहां पर टैंक्स के साथ आर्मी मौजूद है। ओडेसा पोर्ट, यहां पर नेवल शिप और आर्मी को मौजूद किया गया है। यहां पर ये ब्लैक सी आप देख रहे हैं। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो चौतरफा यूक्रेन में घुसने की व्यवस्था रूस ने कर रखी है। मतलब कहीं से भी आप कैसे रोकिएगा, कितनी जगह से रोकिएगा, हर जगह से यूक्रेन को घेर लिया है। ये मैप इसको बता रहा है। बेलारूस से लेकर नेवल शिप से लेकर खार्किव में रशियन पैरा ट्रूपर सब उतर, मतलब पूरी व्यवस्था कर दी है, इस बार छोड़ना नहीं। यूक्रेन के चारों तरफ से घेरने के बाद रशिया ने हमला किया। यूक्रेन के किन किन इलाकों में रशियन आर्मी ने कैसे अटैक किया इसको भी मैप से समझिए। अब ये मैप आपको बताएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में ये तस्वीर देखिए, ये कीव की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जहां पर अटैक हुआ है। एक यहां पर कीव में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जस्ट बगल में, बहुत दूर नहीं है, लुहांस्क वहां पर हुआ है और खार्किव भी यहीं पर है। इसके बाद ये जो आप नाम देख रहे हैं इवानो फ्रैंक्सविक, ये यहां पर है। ओडेसा पोर्ट यहां पर है जहां पर हमला हुआ है। डोनेत्स्क की आप बात सुन रहे थे, वहां पर हमला हुआ है और यहां हमला हुआ है। तो ये सारे जो इलाके हैं जहां पर अगर अभी आप मैप में देखेंगे बहुत दूर दूर नहीं है और कीव जो राजधानी है उसके पास में। क्रामोत्सर्क इलाके में बम धमाका हुआ, डोनेत्स्क में आर्मी का हमला हुआ, बम धमाके सुनाई दिए। लुहांस्क में रशियन एयरफोर्स का हमला हुआ। ओडेसा पोर्ट पर बम से हमला हुआ। लीव में इलाके पर मिसाइल से हमला हुआ। यह पूरी तरीके से तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से आज किन किन इलाकों में हमला हुआ। वैसे तो अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगी देशों से उम्मीद कमी है, मतलब मुझे तो ना के बराबर उम्मीद है ये लोग कुछ करेंगे। लेकिन अगर ये यूक्रेन की मदद के लिए आते तो फिर ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बन जाएगी। अभी यूक्रेन के पास कहां कितनी नेटो फोर्सेस तैनात हैं, अगर उसको आप मैप पर देखने जाइएगा तो जरा मैप देखिए। एस्टोनिया हो गया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, अल्बानिया। यूरोप में तैनात नेटो जवानों में सबसे ज्यादा भागीदारी अमेरिका की है। अमेरिका के 74,000 जवान यूरोप में तैनात हैं। रशिया के आसपास के नेटो देशों में कुल मिलाकर 40,000 जवानों की क्राइसिस फोर्स तैनात की गई और वो क्राइसिस फोर्स इस क्राइसिस के समय 13 घंटे से नदारद, कोई नहीं पहुंचा यूक्रेन की मदद के लिए। जो ये क्राइसिस फोर्स किस लिए थी कि कभी भी हमला करने में ये सक्षम है। रशिया से सटे किस देश में कितने नेटो के जवान तैनात हैं ये भी बता देता हूं। पोलैंड में 1200 जवान, अमेरिका के यहां पर 5700 जवान, लिथुआनिया में नेटो के 1200 जवान, अमेरिका के 450, एस्टोनिया में नेटो के 1200 जवान, लातविया में नेटो के 1200 जवान मौजूद हैं, रोमानिया अमेरिका के 900 जवान मौजूद हैं, एस्टोनिया में और लिथुआनिया में नेटो का एयरबेस भी मौजूद है जहां से हवाई हमला हो सकता है। इतना सब होने के बावजूद रूस घुसा जा रहा है यूक्रेन में और ये लोग जबानी खर्च कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम निंदा करते हैं, हम सब सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई इनमें से फौज को उतार नहीं रहा। रूस की टेंशन यही थी कि नेटो लगातार उसे घेर रहा और उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया।
पिछले 32 साल में नेटो का कैसे विस्तार हुआ, कैसे रूस के बॉर्डर तक नेटो पहुंच गया, वो भी आपको मैप के जरिए समझाता हूं। जरा डालिए, यहां मैप डालिए तो आपको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, अभी वो ग्राफिक्स आ रहा है, आ जाएगा तो आपको बता दूंगा। आ गया है तो डालिए जरा, दिखाएं कैसे नेटो की जो फौज है वो धीरे धीरे रूस के पास पहुंच रही थी। तो रूस को, अभी जो आप सुन रहे थे ना, पुतिन कह रहे थे कि हम आत्मरक्षा में ये सब कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं। ये वाली जो तस्वीर है ये 1990 की, और ये जो लाल लाल हिस्सा आप देख रहे हैं ये वो हिस्सा है जहां नेटो की फोर्सेस थी, और यहां पर सोवियत यूनियन हुआ करता था। ठीक है, यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, बेलारूस, पोलैंड, ये सब हिस्सा, और नेटो की फौज यहां होती थी। मतलब बीच में एक तरीके से आप कहेंगे तो मतलब ये पूरा सोवियत यूनियन के आसपास बहुत ज्यादा मामला नहीं था। लेकिन 2022 आते आते तक अगर आप देखेंगे तो लाल हिस्सा कैसे बढ़ा है उसको देखिए। ये रशिया हो गया, और यहां अगर आप यूक्रेन को छोड़ दें और बेलारूस को छोड़ दें तो पूरी तरह से रूस के आसपास जो है वो ये नेटो की फोर्सेस पहुंच गई। और इसीलिए रूस को ये डर सताने लगा कि ये लोग इतना सट रहे हैं कहीं घुस ना जाए। ये वो अपना डर बता, नेटो क्या कर सकती है और क्या कर रही है वो आप देख ही रहे हैं। अब क्या आगे होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको लगातार बताऊंगा। ये स्थिति कंट्रोल में आएगी नहीं होगी, आएगी, इस पर भी जानकारी दूंगा। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।